हेलो एवरीवन, मैं साकेत शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अनअकैडमी के लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, मैं भी आप सब लोगों के साथ जुड़ चुका हूं। आपकी तैयारी में मैं भी शामिल हो चुका हूं। आपकी तैयारी को कैसे बेस्ट बना सकूं, इसके लिए प्रयास करने के लिए मैं भी आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं इस चैनल पर। तो आप लोग बस अब आज से ज्यादा संख्या में जुड़े मेरे साथ और अपनी तैयारी पर चार चांद लगाएं, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत सारा पढ़ाने वाला हूं। आरपीएससी राजस्थान के एग्जाम्स में साइंस, मैथ्स और रीजनिंग सब जगह पूछी जाती है। तो मैं आप लोगों के साइंस, मैथ्स और रीजनिंग तीनों सब्जेक्ट्स कवर करने वाला हूं दोस्तों। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैं कवर करूंगा। तो लेट्स सी माय इंट्रोडक्शन फर्स्ट। मेरा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे दूं मैं आपको। मैं साकेत शर्मा हूं और 14 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। मैंने कैट, मैट, बैंक, एसएससी से लेके आरपीएससी स्टूडेंट्स को सबको पढ़ाया है। और मेरे जो सब्जेक्ट है टीचिंग के, वो है मैथ, साइंस, रीजनिंग। तीनों सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ। मैथ, साइंस और रीजनिंग तीनों की तैयारी मैं आप लोगों को करवाऊंगा दोस्तों। तो मेरे एक्सपीरियंस का बेनिफिट आप लोगों को उठाना है कि कैसे आप मैक्सिमम बेनिफिट मुझसे ले सकते हो। ठीक है। और मैंने बहुत सारे एग्जाम्स भी क्लियर कर रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं। और केनरा बैंक में मैं पीओ भी रह चुका हूँ। पीओ की जॉब मैं कर चुका हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। के बाद मैं आपको थोड़ा सा पहले अनअकैडमी के बारे में बता देता हूँ। फिर हम आज राजस्थान पुलिस एसआई के बारे में बात करेंगे, उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे, उसके क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो है, मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बता दूं कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी है। अनअकैडमी का अगर आपने अभी तक ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लीजिए और वहां पे अपना गोल सेलेक्ट कर लीजिए, जो आपका गोल होगा आरपीएससी। ठीक है। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के बहुत सारे फायदे हैं। मैं थोड़े से आपको बता देता हूँ क्या क्या फायदे हैं आप लोगों को। अगर आप एक सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का लेते हैं तो उससे आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे दूं। डेली लाइव क्लास आपको मिलती है। चैट विद एजुकेटर, आपको डाउट्स पूछने का मौका मिलता है। पोल्स कंडक्ट होते हैं वहां पे। तो डेली लाइव क्लास मिलती है। अब लाइव क्लास केवल एक ही एजुकेटर की मिलती है क्या? नहीं। आपने अगर मेरा कोड लगाया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल मेरी ही क्लास आपको मिलेगी। आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा एजुकेटर्स का। वहां पे 30 to 80 एजुकेटर्स हैं। तो उन सबका एक्सेस मिलेगा आपको। किसी की भी लाइव क्लास देख सकते हो आप। और किसी भी कोर्स की। आपने केवल एक आरपीएससी का सब्सक्रिप्शन लिया तो आरपीएससी में जितने भी एग्जाम है सब मिल जाएंगे आपको वहां पर। तो आपको जो भी तैयारी करनी है उसका कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कर सकते हो आप। क्योंकि वहां पे केवल एक सब्जेक्ट नहीं, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। कंप्लीट सिलेबस कवर होता है। तो एक ही सब्सक्रिप्शन में जो है सारे लाइव रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है पूरा। ठीक है। एग्जाम के हिसाब से होता है। और लाइव टेस्ट और क्विजेस होती हैं। बहुत सारी चीजें मतलब आपको यहाँ बेनिफिट मिलती है केवल एक सब्सक्रिप्शन लेने से। अब सब्सक्रिप्शन आपको कौन सा लेना है वो भी मैं बता देता हूँ आपके लिए क्या बेनिफिशियल है। देखो, मैं आपको हमेशा ही रिकमेंड करूंगा कि आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लें, 12 मंथ्स का, या फिर 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लें। भैया, अगर आप सीरियस है तैयारी को लेकर तो इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है। आप बच नहीं सकते। केवल 1 महीने या 3 महीने की तैयारी करने वाले कोई सिंसियर तैयारी नहीं करते हैं। क्योंकि 1 महीने 3 महीने में यार वो गंभीरता से तैयारी नहीं हो पाती जो हम 12 महीने में कर सकते हैं या 24 महीने में कर सकते हैं। तो आप एडवांस में प्लानिंग करके और अपने 12 महीने का या 24 महीने का एक सब्सक्रिप्शन ले लें और फिर देखें कैसी तैयारी आपकी अनअकैडमी पर होती है। 12 महीने की कोर्स की अगर मैं बात करूं तो 7,000 रुपए का जो कोर्स है वो आपको केवल 6300 में मिल जाएगा। 6300 रुपए में अगर आप मेरा ये कोड साकेत 01 ये लगा देंगे तो आपको ये जो पूरा कोर्स है वो 6300 रुपीज में मिल जाएगा। मेरा कोड है साकेत 01, ऐसे KET कैपिटल और 01। इस कोड को लगाने से और 24 महीने का और 12 महीने का जो कोर्स है उसमें केवल मात्र 1260 रुपए का अंतर है दोस्तों। 1260 रुपए का। जहां आपको 12 महीने का कोर्स 6300 का मिल रहा है और 24 महीने का कोर्स आपको 7560 रुपए में ही मिल रहा है। केवल 1260 रुपए और देने से आपके पास 2 साल का कोर्स हो जाता है। तो आप लोग इस पर विचार कीजिए और अपना तैयारी को स्टार्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। अनअकैडमी पर आपको जो है आपकी जो मनचाही तैयारी होती है वो आपको करने का मौका मिलता है। क्योंकि वहां पर एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है और 1 साल 2 साल तक आपको इतने सारे एजुकेटर से इतने सारे कोर्सेज की तैयारी करने का मौका मिलता है। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा आपको केवल अनअकैडमी पे मिल सकता है। तो मेरा कोड आप लोग जरूर याद रखिएगा, साकेत 01 मेरा कोड है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ राजस्थान पुलिस एसआई की तरफ।
राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा जो है उसका नोटिफिकेशन आ गया है, तो कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए एकदम बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है आपका मेरा साथ रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं आपकी साइंस, मैथ्स और रीजनिंग तीनों कवर करूंगा, 25 क्वेश्चन कवर करूंगा 100 में से, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो, इसकी जो लिखित परीक्षा है वो 400 नंबर की होती है, जिसमें पहला पेपर होता है, पहला पेपर जनरल हिंदी का 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर के, 2 घंटे का पेपर होता है। दूसरा पेपर जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर के और 2 घंटे का पेपर होता है। तो टोटल 400 नंबर की लिखित परीक्षा होती है दोस्तों आपकी। इसके बाद 100 नंबर का फिजिकल टेस्ट होता है और 50 नंबर का इंटरव्यू होता है। टोटल 550 नंबर की आपकी सिलेक्शन प्रोसेस होती है। उसमें से 400 नंबर आपके लिखित परीक्षा की है, और लिखित परीक्षा के नंबर जुड़ते हैं आगे, पूरी सिलेक्शन प्रोसेस में जुड़ते हैं। केवल क्वालिफाइंग नहीं है, इसके मार्क्स जुड़ेंगे आगे, वेटेज है लिखित परीक्षा को। तो इस लिखित परीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा वेटेज लिखित परीक्षा को ही है, और वहीं पर हम लोग आपके काम आने वाले हैं। मैं आपकी मदद लिखित परीक्षा में ही करने वाला हूँ। ठीक है, तो लिखित परीक्षा में मैं आपको सेकंड जो पेपर है जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, उसमें से आपकी साइंस, मैथ्स और रीजनिंग कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं आपसे आज जो डिस्कशन करने जा रहा हूँ, सबसे पहले साइंस, मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखो, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, एक एक चीज हम कवर करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग और पुराने पेपर्स के अकॉर्डिंग। तो दोनों चीजें हम आज डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या है, पुराने पेपर्स में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, उस तरह की चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आप उनको ध्यान से समझिए आज, और आप उन पर बेस्ड होकर आगे की रणनीति बनाइए। इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने आज। चलिए, पहले मैं आप लोगों के साथ साइंस का सिलेबस डिस्कस कर लूं। साइंस में अगर मैं बात करूं तो सिलेबस कोई बहुत ज्यादा नहीं है, इतना सिलेबस आपके सामने ये लिखा हुआ है। साइंस में देखिए, दैनिक विज्ञान है, दैनिक विज्ञान से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दैनिक विज्ञान में आपकी फिजिक्स भी आ जाती है, केमिस्ट्री भी आ जाती है, बायोलॉजी भी आ जाती है। तीनों के जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं दैनिक विज्ञान में, वो हम पढ़ने वाले हैं, कंप्लीट कवर करने वाले हैं उनको हम। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सूचना संचार प्रौद्योगिकी आपकी, ये पूरी मैं कवर करने वाला हूँ। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, नैनो औद्योगिकी, ये कवर करने वाला हूँ। और इनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स भी हम कवर करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं पिछले पेपर में इनसे रिलेटेड। तो इनको हम बिल्कुल वास्ट लेवल पे कवर करेंगे कि आजकल क्या कर रहा है, क्या चल रहा है, और इनकी टेक्निक्स क्या होती क्या है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, होती क्या है रक्षा प्रौद्योगिकी, क्या होती है मिसाइलें, और क्या कैसे उनको उनकी टेक्निक्स होती हैं, और कब बनी थी पहली मिसाइल से लेके, हिस्ट्री से लेके उनकी वर्तमान तक क्या क्या उनके बारे में है, सब कुछ हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, उनके सिस्टम क्या क्या होते हैं। ठीक है, ऐसे ही अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी नैनो प्रौद्योगिकी है, नैनो प्रौद्योगिकी के बारे में हम पढ़ने जाने कि नैनो का मतलब होता है छोटा, बहुत छोटे कण, बहुत छोटे कणों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, छोटे कण। तो इसमें 1 से लेके 100 नैनोमीटर तक के जो कण होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद मानव शरीर, खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, इन सब के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। मानव शरीर के तंत्र मंत्र जो भी है उन सबको हम पढ़ेंगे। खाद्य और पोषण जो हम विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सबको पढ़ेंगे। स्वास्थ्य देखभाल में हम स्वास्थ्य को कैसे अच्छा रखा जाए, रोग कौन कौन से होते हैं स्वास्थ्य से। ठीक है, अभी कोरोना वायरस रोग बहुत ज्यादा चल रहा है, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा जरूर, उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो मतलब इन सब चीजों को हम करेंगे। और पर्यावरण, परिस्थिति की परिवर्तन, इसके प्रभाव, पर्यावरण हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, पर्यावरण, जैव विविधता, जैव प्रौद्योगिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये यूपीएससी, आरपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स हैं, तो ये हर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो इन सबको हम डीप स्टडी इनकी करने वाले हैं। इसके अलावा राजस्थान के विशेष संदर्भ में कृषि, बागवानी, वानिकी और पशुपालन, इन सबको, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास, इन सबको हम अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं राजस्थान की विशेष संदर्भ में। तो देखो, मैं सिलेबस इसलिए लेकर आया हूं आप सबके सामने, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। जो सिलेबस में एक एक चीज लिखी हुई है उसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, और एक एक चीज को कवर करने वाला हूं। इसलिए आपका फोकस सबसे पहले सिलेबस पर होना चाहिए। आप लोग मुझे बताते जाएं कि सर ये पढ़ाइए, ये पढ़ाइए, मैं आप लोगों के लिए नए नए सेशंस लेकर आऊंगा, आप लोगों की मदद करूंगा कि हर टॉपिक आप लोगों का क्लियर हो जाए सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये छोटा सा सिलेबस साइंस का है, लेकिन इससे 15 क्वेश्चंस आपके आएंगे। ये आपको मैं बता दूं कि साइंस विषय से टोटल 15 क्वेश्चंस आएंगे, 15 क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन तो हम साइंस से कवर करेंगे। ठीक है, रीजनिंग का टॉपिक, रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग का सिलेबस भी छोटा ही है, लेकिन छोटे से सिलेबस में से 6 क्वेश्चंस पिछली बार पूछे गए थे, 6 क्वेश्चंस रीजनिंग में से।
ठीक है। ये सिलेबस जो है वो है वक्तव्य, धारणाएं, पूर्व धारणाएं वगैरह है, तर्क होते हैं, निष्कर्ष होते हैं। तो ये क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट हम अच्छे से कवर करेंगे। इसके अलावा संख्या, अक्षर श्रृंखला होती है, ऑड मैन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, संबंध वाले प्रश्न होते हैं, आकार आकृतियों वाले प्रश्न होते हैं, इन सबको हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन हम इनका कवर करेंगे, पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन जाता है। ठीक है। ऐसे गणितीय और सांख्यिकीय विश्लेषण का महत्व, गणित विषय की बात करूं तो 4 क्वेश्चन पिछले पेपर में यहां से पूछे गए थे। मैथ्स और रीजनिंग के टोटल 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 4 क्वेश्चन गणित से पूछे गए थे। उसमें गणित सांख्यिकी आ जाती है, स्टैटिस्टिक्स, संख्या प्रणाली मतलब नंबर सिस्टम, आवर्ती का क्रम आ जाता है, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, SICI, ये सब चीजें हम कवर करने वाले हैं। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि देखो, आपके 3 सब्जेक्ट जो है, साइंस, रीजनिंग और मैथ्स, ये तीनों तो आपके मेरे साथ ही कवर होंगे। साइंस, रीजनिंग और मैथ्स तो आप लोग तीनों सब्जेक्ट्स को मेरे साथ क्लियर करने वाले हो। साइंस के 15 क्वेश्चन पिछले पेपर में थे, रीजनिंग के 6, मैथ्स के 4 थे, तो टोटल 15 प्लस रीजनिंग मैथ्स के टोटल 10 क्वेश्चन थे, 10, तो 15 प्लस 10, 25 क्वेश्चंस मैं आपके कवर करने वाला हूं। तो मैं आपकी तैयारी करवाने वाला हूं 25 क्वेश्चंस की। 25 क्वेश्चन का मतलब हो गया 50 नंबर, 50 अंकों की तैयारी मैं आपकी करवाने वाला हूं। और 50 अंक मायने रखते हैं 200 में से। 100 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो इसमें साइंस भी आएगी, रीजनिंग भी आएगी और मैथ्स भी आएगी। तो इतनी सारी चीजें अगर हम कवर करने वाले हैं तो डेफिनेटली हमको सिंसियरली पढ़ाई करनी पड़ेगी। और मैं आपको बहुत पढ़ाने वाला हूं दोस्तों, बहुत अच्छी अच्छी चीजें और सारी चीजें पढ़ाने वाला हूं। तो क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं? अरे तैयार हैं क्या? क्या आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं? कमर कस ली है? उत्साह और जज्बे के साथ मुझे आप लोग मिलने चाहिए डेली। और एक नहीं, बल्कि अपने जितने भी मित्र हैं सभी लोगों को ये बताना है कि सर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, साकेत सर, राजस्थान की कहीं तैयारी हो रही है तो वो यहाँ पर हो रही है, लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स चैनल पर। आपको सबको जोड़ना है अपने साथ, यही हमारा मोटिवेशन होता है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग जुड़ते हैं तो हमको एक अलग ही जोश आता है। ठीक है। बाकी हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करने जा रहे हैं कि आपके 25 के 25 क्वेश्चन आपके सही हो। पूरे 25 क्वेश्चन सही करके आओगे ना, तब मजा आएगा दोस्तों पढ़ाई करने का। 50 नंबर अगर आपके साइंस, मैथ्स, रीजनिंग में आते हैं, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं तीनों, और इसमें 50 नंबर पॉसिबल हैं। तो 50 नंबर अगर पॉसिबल हैं तो क्यों नहीं हम लेकर आए, वैसी तैयारी क्यों नहीं हम करें। तो चलिए अब हम देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले पेपर में। 2018 का जो पेपर था, 2018 में जो पेपर हुआ था, उसमें क्या क्या पूछा गया है वो अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आप लोग बिल्कुल तैयार हैं? आर यू ऑल एक्साइटेड हैं क्वेश्चंस देखने के लिए? मैं आपको सारे क्वेश्चंस बताता हुआ चलता हूं किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन, पहला सेट में आपका साइंस का डिस्कस करने वाला हूं। तो साइंस के कुछ क्वेश्चंस जो पूछे गए थे मैं आपके सामने लेकर आया हूं। 15 क्वेश्चन साइंस में से थे, जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला ही क्वेश्चन इतना अच्छा है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि आपको आवर्त सारणी की नॉलेज नहीं है। अगर आपको आवर्त सारणी का ज्ञान नहीं है तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है। आप तुक्का ही लगा सकते हैं, वरना आप इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कितने बाह्यतम कक्ष में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सब तो आपको तभी पता होगा जब आपने उसके बाह्यतम कोश का अध्ययन किया है। उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु क्रमांक क्या है, ये सब आपने आवर्त सारणी में अध्ययन किया है, तो ही आप ये कर सकते हो। तो आज मैं आपको क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा आवर्त सारणी के बारे में बता रहा हूँ। डिटेल में तो हम बाद में पूरी आवर्त सारणी को पढ़ेंगे, याद भी करेंगे, ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कैसे आवर्त सारणी को माइंड में रखा जाए, ये सब चीजें मैं बताऊंगा। तो आज इस क्वेश्चन में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आवर्त सारणी का थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ। देखिए, आवर्त सारणी आपको समझनी जरूरी, क्योंकि इस क्वेश्चन को आपको तभी समझ में आएगा ये क्वेश्चन जब आप ये चीजें समझ लेंगे जो मैं पहले बताने जा रहा हूँ। ठीक है। अगर ये चीजें आपको पहले से आती होती तो आप इस क्वेश्चन को तुरंत करके आते, देखते ही। तो वो ये है, देखिए आवर्त सारणी में एक तो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं। यहां पर एस ब्लॉक के तत्व लिखूंगा मैं, एस ब्लॉक के तत्व। यहां पर मैं इस साइड में लिखूंगा पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व। नीचे यहां पर इनके बीच में जो होते हैं वो होते हैं डी ब्लॉक के तत्व। यहां पर डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व। यहाँ पे डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। और यहाँ पर अलग से मैंने यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। तो आवर्त सारणी में ये सारे ब्लॉक के तत्व होते हैं। उनमें से आज मैं आपको बताऊंगा एस ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक के तत्व। इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं।
ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एस ब्लॉक के तत्व के बारे में बताता हूं। देखो, अगर आपको आते होते एस ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, पी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को बना सकते थे। तो इसलिए आप बड़े धीर गंभीर होकर समझना, सुनिएगा कैसे मैं आपको समझा रहा हूं। देखो, एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनको याद रखने की ट्रिक भी मैं आपको बताता हूं, कैसे याद रखा जाता है। एस ब्लॉक के तत्व में कौन से तत्व होते हैं, उनको याद रखने की ट्रिक ये है। सबसे पहले हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक है, तो ये इसको याद कैसे रखना है, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया अभी तो आपके सामने, आपको तो याद नहीं है, लेकिन इनको याद रखा जा सकता है। कैसे रखा जा सकता है, उसके लिए मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, इन सबको पूरी आवर्त सारणी की ट्रिक आपको बताऊंगा, ताकि वो पूरी आवर्त सारणी आपके माइंड में रहेगी हमेशा। पहला जो कॉलम है उसको याद करने की ट्रिक ये है कि एच एल आई और एन ए, अगर तीनों को मिला दूं एक लड़की का नाम बन रहा है हेलिना। हेलिना, तो एक लड़की का नाम मान लो, ये एच एल आई और एन ए से क्या बन रहा है, एक लड़की का नाम बन रहा है हेलिना। हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद, ये ट्रिक बन गई इसको याद रखने की। हेलिना का मतलब क्या हो गया, एच, एच मतलब हाइड्रोजन, ली, ली मतलब एल आई लिथियम, ना एन ए मतलब सोडियम। ठीक है, फिर पोटेशियम, के पोटेशियम है, रुबिडियम है, फिर सीजियम है, फिर फ्रांसियम है। सो हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना में एच एल आई एन ए, की में के आ गया, के से की हो गया, आरबी से रब हो गया, रुबिडियम से रब हो गया, सीजियम सी एस से हो गया, और फ्रांसियम एफ आर जो है उससे हो गया फरियाद। ठीक है, तो हेलिना की रब से फरियाद, इस तरह से आप इस पहले कॉलम को याद रख सकते हैं। बात समझ में आई, याद हुआ पहला कॉलम। एस ब्लॉक का दूसरा कॉलम जो होता है उसको मैं यहां पे लिख देता हूं, ये यहां से शुरू होगा लिथियम के पास में, यहां पे बेरिलियम से शुरू होगा, बीई से। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, बाप रोए या बाप राजी दोनों बोलते हैं, कुछ भी आप कर सकते हो। तो ये कैसे याद रखना है इस दूसरे कॉलम को, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ठीक है, बेटा बीई बेरिलियम, एमजी मैग्नीशियम, सी ए कैल्शियम, एस आर जो है आपका ये स्ट्रोंशियम होता है, और ये आपका बी ए बैरियम होता है, आर ए आपका रेडियम होता है। इन सबको आप लोग याद रखें। तो इन सबको कैसे याद रखेंगे आप, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, इस तरह से दूसरा कॉलम आप याद रख सकते हैं। देखो जिस तरह से मुझे याद है मैंने लिखा है, तो ट्रिक हमेशा माइंड में रहती है। भैया हमारे जब गुरुजी थे, हम जब पढ़ते थे 11th-12th में, तब हमारे गुरुजी ने हमको ऐसे ही सिखाया था। ठीक है, तो अब मैं आपको वो चीज सिखा रहा हूँ, ये सब जगह यही ट्रिक चलती थी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है आवर्त सारणी को समझने के लिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी। तो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं, दो कॉलम्स जो मैंने लिखे, कौन कौन से, हेलिना की रब से फरियाद और बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ये तत्व सारे आ गए एस ब्लॉक के। अब मैं इधर की तरफ आपके पी ब्लॉक के तत्व लिखने जा रहा हूं, पी ब्लॉक के तत्व। तो पी ब्लॉक के तत्व लिखूंगा तो बेरिलियम जो लिखा हुआ है यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है, बेरिलियम की सीध में मैं यहाँ पे लिखूंगा बेरियम, बोरॉन, बेरियम तो इधर आ गया, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा बोरॉन, बी, बी से शुरू करूंगा, तो ये बोरॉन फैमिली लिखने वाला हूं मैं। बोरॉन फैमिली क्या होती है, बैंगन आलू गाजर, बैंगन आलू गाजर इन थैला, इन थैला, और नीचे ये खाली होता है। ठीक है, बैंगन आलू गाजर इन थैला। बी से बोरॉन है, एल से एल्यूमिनियम है, जी से गैलियम है, आईएन से इंडियम है, टीएल से थैलियम है। इन सबको आपको याद रखना है। तो बैंगन आलू गाजर इन थैला, इस तरह से आपका ये कॉलम आप याद रख सकते हो, ये बोरॉन फैमिली होगी। बोरॉन की जस्ट पास में होती है कार्बन फैमिली। तो कार्बन फैमिली में क्या क्या आते हैं, कौन सी गीता स्नेहा और प्रभा, कौन सी गीता स्नेहा प्रभा, इस तरह से आप इस कार्बन फैमिली को याद रख सकते हो। भाई आपको कोई कह रहा है अरे गीता स्नेहा प्रभा कौन है ये, तो आपको गुस्सा आ गया, अरे भाई कौन सी गीता स्नेहा प्रभा, क्यों आरोप लगा रहे हो, कौन सी गीता स्नेहा प्रभा, आप उससे कह रहे हो, आपको कह रहा है कि आपकी दोस्त कौन कौन है गीता स्नेहा प्रभा, तो आप कह रहे हो कि
कौन सी गीता स्नेहा प्रभा? सी से कौन, एस आई से सी, जीई से गीता, जीई जर्मेनियम होता है, एस एन एंटीमनी होता है, ठीक है, सॉरी एस एन टिन होता है, और पीबी लेड होता है आपका, गैलेना लेड। तो कौन सी गीता स्नेहा प्रभा, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। बात समझ में आ गई यहाँ पे सबको? तो कौन सी गीता स्नेहा प्रभा, ये कार्बन फैमिली हो गई। कार्बन फैमिली के बाद अगली जो फैमिली आती है आपकी, वो आ जाती है आपकी नाइट्रोजन फैमिली। तो नाइट्रोजन फैमिली को कैसे याद रखते हैं? नाइट्रोजन का एन यहां पर आएगा, ठीक है। तो नई पड़ोसन आने से सब बिगड़े, सब बिगड़े, नई पड़ोसन आने से सब बिगड़े। इस कॉलम को आप इस तरह याद रखोगे, एन से नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस, एस से आर्सेनिक, एस बी से एंटीमनी, और बी आई से बिस्मिथ, ठीक है। तो एन से नई, पी से पड़ोसन, एस से आने से, सब, एस बी से सब, बिगड़े, बी आई से बिगड़े। तो इस तरह से आपको इस कॉलम को याद रखना है, नाइट्रोजन का कॉलम हो गया। इसी तरह से आपका अगला कॉलम जो बनता है पी ब्लॉक के तत्वों में, वो बनता है ओ ओ फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। तो यहां पर मैं ऑक्सीजन फैमिली लिखता हूं। सबसे पहले ओ आ जाता है, उससे टीपो, इसकी ट्रिक होती है उससे टीपो, उससे टीपो। ओ से ओ और एस से उस बन जाता है, एस ई से सी से बन जाता है, टीई से टी बन जाता है, और पीओ से पो बन जाता है। मतलब उससे टीपो, ओ से ऑक्सीजन, एस से सल्फर, एस ई से सेलेनियम, टीई से टेलुरियम, और पीओ से पोलोनियम, ठीक है। ये इनके नाम होते हैं। तो उससे टीपो, उससे टीपो, ओ एस एस ई टीई पी ओ, उससे टीपो। इस तरह से आपको ये वाला कॉलम याद रहेगा, उससे टीपो, ठीक है। इसके बाद अगला जो कॉलम आता है वो आता है फ्लोरीन की फैमिली। फ्लोरीन की फैमिली जो आती है उसको आप कैसे शुरू करोगे? यहाँ पे फ्लोरीन आता है, उसके बाद आपका क्लोरीन आता है, उसके बाद आपका ब्रोमीन आता है, उसके बाद आपका आयोडीन आता है, फिर आता है आपका एस्टेटाइन, ठीक है, 80। तो इसकी ट्रिक क्या होती है? फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। क्या ट्रिक बताई मैंने? फिर कल बाहर आई आंटी। इंटरेस्टिंग ट्रिक है दोस्तों। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर से क्या बन गया? फ्लोरीन, सीएल से क्या बन गया? कल, बाहर, बीआर से क्या बन गया? बाहर, आई से क्या बन गया? आई, और 80 से क्या बन गया? आंटी। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये सब मिलकर आपका अगला कॉलम बन जाता है। ये फ्लोरीन फैमिली बन गई आपकी। फ्लोरीन फैमिली के बाद में पी ब्लॉक तत्वों में आपके आ जाते हैं अगला कॉलम। अगला कॉलम जो आता है वो ऊपर एच की सीध में आएगा। ये एच लिखा हुआ है, एच की सीध में हीलियम से शुरू होगा, यहां से हीलियम से, ठीक है। तो हीना, नीना और करीना, हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन, के एक्सरे रंगीन, हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। इस तरह से आप इस कॉलम को याद रख सकते हो। हीना, हीना एच ई से हीना, एन ई से नीना, ए आर से और, के आर से करीना, और एक्स ई जिनोन, मतलब इसको हमने एक्सरे के लिए यूज कर लिया जिनोन को, और रेडोन आर एन को हमने यूज कर लिया रंगीन, ठीक है। तो हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन, रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं? एक्सरे रंगीन होते हैं। इस तरह से आप इनको याद रख सकते हो, ठीक है। ये मतलब एक ट्रिक्स आपको बताइए ताकि आपको आवर्त सारणी इंटरेस्टिंग लगे और आपको याद भी रहे। अब देखो, ये अगर आपने पहले से पढ़ी हुई होती, पहले से पढ़ी हुई होती, तो आप डायरेक्ट, आपको ये माइंड में रहती और आप सीधा इसको सोल्व करते लिख के। कैसे? देखो, अब मैं जो ट्रिक बता रहा हूं, बीच में डी ब्लॉक के तत्व भी आते हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखना, डी ब्लॉक के तत्व आते हैं। जब मैं आपको पूरा डिटेल में आवर्त सारणी पढ़ाऊंगा तो डी ब्लॉक के और एफ ब्लॉक के तत्व भी बताऊंगा, लेकिन अभी हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो हम इस क्वेश्चन को यहीं से कर सकते हैं, एस ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक के तत्वों से। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, जो भी तत्व मैंने लिखे हैं, अब मैं उनको नंबर दूंगा। देखो नंबर कैसे देने हैं आपको, नंबर इस तरह से देने हैं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। एच को 1 देना है, एच ई हीलियम को 2, एल आई लिथियम को 3, फिर बेरिलियम 4, बोरॉन 5 होता है, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन आपका 9, और नियोन आपका 10, ठीक है। एन ए सोडियम आपका 11, एम जी आपका 12, फिर आपका
एल्यूमिनियम जो होता है वो 13 नंबर पे आ गया, SI 14 नंबर पे आ गया, P फॉस्फोरस आपका 15 नंबर पर आ गया, सल्फर आपका 16 नंबर पर आ गया, क्लोरीन जो आ गया आपका 17 नंबर पर आ गया, आर्गन आपका 18 नंबर पर आ गया। ARC क्या होता है? आर्गन। फिर आपका ये आ जाता है पोटेशियम 19 नंबर पर, फिर आपका कैल्शियम 20 नंबर पर, फिर आपके डी ब्लॉक के तत्व आते हैं बीच में, फिर इस तरह से ऐसे चलता जाता है 20, 21, 22, 23, 24, 25 इस तरह से। तो ये सारे तत्वों का ऐसे नंबर दिया जाता है। तो अब देखो नंबर जो है इस तरह से हमेशा दिए जाते हैं, तो माइंड में रहते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह से जा रहे हैं। अब आप कैसे यूज करते हैं इन नंबर्स का इन क्वेश्चन में, देख लो ध्यान से। देखो जब आपको ही ध्यान रखना, परमाणु में एक नाभिक होता है, धनावेशित नाभिक होता है, बीच में धनावेशित नाभिक होता है, उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है 4 ऊर्जा स्तरों में चक्कर लगाते हैं। मैं थोड़ा, अगर आपको इधर दिख रहा नहीं है तो मैं इधर लिख देता हूँ। एक धनावेशित नाभिक होता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाते हैं। पहला ऊर्जा स्तर जो होता है इसको बोलते हैं K ऊर्जा स्तर। दूसरा ऊर्जा स्तर जो होता है उसको बोलते हैं L ऊर्जा स्तर, L। तीसरा ऊर्जा स्तर जो होता है उसको बोलते हैं M। चौथा ऊर्जा स्तर जो होता है उसको बोला जाता है N। इस तरह से चक्कर लगाते हैं MN, फिर O आ जाता है OPQ, इस तरह से चलता जाता है। तो ये ऊर्जा स्तर होते हैं, निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ जाते हैं हम इस तरह से। तो परमाणु यहाँ पर चक्कर लगाते हैं। तो आपको बस अभी केवल ये समझना है, देखो ध्यान से समझना है जो मैं बात बता रहा हूँ। ये ऊर्जा स्तर जो होते हैं ये आपके सामने लिखे हुए हैं KLMN, इनको 1 2 3 4 भी नंबर दिया जा सकता है, KLMN को 1 2 3 4। इनमें उपकोष भी होते हैं, उपकोष होते हैं, अंदर ऑर्बिट्स होते हैं, कक्षक होते हैं। तो कक्षकों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और अष्टक पूरा करना पड़ता है। 8 इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा आ सकते हैं किसी भी कक्षक में, ठीक है। तो अगर जैसे मैं बात करूं, देखो हाइड्रोजन में, अब आप ध्यान से देखते जाना, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? हाइड्रोजन में केवल 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हाइड्रोजन में बाह्यतम कोश में केवल कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1 ही होगा बाह्यतम कोश में। हीलियम में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हीलियम में बाह्यतम कोश में जो S ब्लॉक होता है, S ब्लॉक SPDF में डिवाइड किया जाता है, SPDF में। तो बाह्यतम कोश में इसका S ब्लॉक जो है पूरा भर जाता है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम में। लिथियम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। ये परमाणु क्रमांक लिखे हैं मैंने अभी तक यहाँ पर जो भी लिखे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या है? परमाणु क्रमांक है, जो कि प्रोटॉन की संख्या को दिखाते हैं। और प्रोटॉन की संख्या ही इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होती है, तो इतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं इनमें। तो लिथियम में जैसे 3 इलेक्ट्रॉन है, तो लिथियम की जो कक्षाएं आप भरोगे, धनावेशित नाभिक से आप जब चलोगे, तो पहली कक्षा जब भरोगे तो पहली कक्षा में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जबकि लिथियम में 3 है तो बचा 1 इलेक्ट्रॉन, एक इसके बाह्यतम कक्ष में आ जाता है, बाह्यतम कक्ष में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लिथियम के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 आएगा, क्योंकि 3 का मतलब क्या हो गया? 2 1। पहले कक्ष में हमेशा 2 होंगे, मैक्सिमम 2 ही भरे जा सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं भरे जा सकते। तो बाह्यतम कक्ष में लिथियम का केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। अगर मैं बेरिलियम की बात करूं तो 4 को आप कैसे विभाजित करोगे? 2 + 2। तो इसके बाह्यतम में कितने होंगे? 2 ही होंगे। अगर मैं बोरॉन की बात करूं तो बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें से आप 5 को कैसे विभाजित करोगे? 2 + 3। तो 2+ में विभाजित करते जाओ सबको। तो बोरॉन में 2 और 3 होते हैं। कार्बन की बात करूं तो 2 + 4, पहले कक्ष में 2 और बाह्यतम कक्ष में कार्बन में कितने होते हैं? 4 होते हैं। नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 2 + 5। ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 2 + 6, बाह्यतम कोश में ऑक्सीजन में 6 हो गए। फ्लोरीन में कितने हो गए? 2 + 7। नियोन में 2 + 8, इस तरह से चलता है। एल्यूमिनियम में 2 + कितने होंगे? 2 + आपके, अब देखो नियोन के बाद क्या होगा? नियोन में कितना हो जाएगा? 2 + 8 आ जाएगा यहाँ पे। नियोन में 2 + 8 आ जाएगा। नियोन की अगर मैं बात करूं तो नियोन में 2 + 8 टोटल 10 हो गए। तो बाह्यतम कोश में कितने हो गए? 8। और अष्टक पूरा हो गया नियोन का। अष्टक पूरा होते ही फिर अगले कक्ष में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, अगले कक्ष में। तो नियोन के बाद जब एल्यूमिनियम आएगा, ये जो आपका सोडियम आएगा, नियोन के बाद इधर 11 नंबर पे क्या है? सोडियम है। तो सोडियम का कैसे बनेगा? सोडियम का कैसे बनेगा? पहले 2 इलेक्ट्रॉन पहले कक्ष में, फिर 8 इलेक्ट्रॉन अगले कक्ष में, फिर बचा 1 इलेक्ट्रॉन। टोटल 11 होते हैं ना, तो 2 + 8 10 और 1 11। तो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन सोडियम में होते हैं। तो 2 पहले कक्ष में, 8 दूसरे कक्ष में। तो कक्षक पूरा हो गया 8 भरते ही। 8 के बाद नहीं आएंगे, तो जो बचेंगे 8 के बाद वो अगले कक्ष में जाएंगे फिर।
तो इसके बाह्यतम कक्ष में सोडियम के आपसे पूछ ले बाह्यतम कक्ष में कितने होंगे, तो सोडियम आपको पता है आवर्त सारणी में 11 नंबर पे आता है, तो 2 + 8 + 1 बाह्यतम कक्ष में कितने होंगे, 1 होगा। ऐसे मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्ष में कितने होंगे, 2 + 8 + 2। इस तरह से एल्यूमिनियम के बाह्यतम कक्ष में कितने होंगे, 2 + 8 + 3। ऐसे सिलिकॉन जो लिखा हुआ है यहाँ पर, सिलिकॉन के बाह्यतम कक्ष में कितने होंगे, सिलिकॉन के बाह्यतम कक्ष में होंगे 2 + 8 + 4। मैं यहां पर लिख देता हूं, ऊपर यहां पर जगह नहीं है तो सिलिकॉन का मैंने यहां लिख दिया। सिलिकॉन में कितने होते हैं, 2 + 8 10, 10 + 4 14, टोटल 14 नंबर पर है सिलिकॉन। सिलिकॉन में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है। तो 14 को कैसे विभाजित करोगे, पहले कक्ष में 2, फिर ज्यादा से ज्यादा अगले कक्ष में 8 ज्यादा से ज्यादा आ सकते हैं, और 8 के बाद फिर 4 अगले कक्ष में जाएंगे, तो बाह्यतम कक्ष में 4। फॉस्फोरस की अगर हम बात करें तो इसमें 15 है टोटल, तो फॉस्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 + 8 + 5। ऐसे क्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो क्लोरीन में कितने हो जाएंगे, क्लोरीन में टोटल 17 लिखे हुए हैं यहाँ पर। सल्फर और क्लोरीन की दोनों की बात करता हूं मैं, सल्फर में 16 है, क्लोरीन में 17 है। तो सल्फर की अगर मैं बात करूं तो 2 + 8 + 6, 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर। ऐसे क्लोरीन में कितने होते हैं, 2 + 8 + 7। फ्लोरीन में भी कितने होते हैं, 2 + 8 + 7, ऊपर अभी हमने पढ़ा था। इस तरह से इनके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों। तो अगर आपको ये सारी नॉलेज थी पहले से, तो ही आप इस क्वेश्चन को बना सकते थे, क्या कर सकते थे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अदरवाइज तो कैसे सॉल्व करोगे बताओ, इतनी सारी चीजें अगर आपने पढ़ नहीं रखी है तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे कि बाह्यतम कोश में कितने होंगे। तो उसके लिए दोस्तों अपन इसको डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं जब हम पढ़ेंगे, इसलिए मैं आपको आज थोड़ा सा बता रहा हूँ कि एस ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक के तत्व मैंने आपको लिख के उनकी ट्रिक्स बताई, उनको याद रखने के तरीके बताए, उनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं तो बताए। तो आगे से आप इस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी कर पाओगे, जल्दी से आप ध्यान कर पाओगे कि भाई एच एच ही। अब आपको ऐसे याद रखना है, माइंड में बैठा के रखना है इनको कि सबसे पहले एच आता है, फिर इधर एच ही आता है, फिर लिथियम तीसरे नंबर पे, फिर बेरिलियम आता है चौथे नंबर पे, फिर बोरॉन आता है 5वें नंबर पे। इस तरह से आपके माइंड में सेट हो जाएंगे धीरे धीरे। 5 नंबर पे बोरॉन है, इसका मतलब 2 + 3। फिर बोरॉन के बाद कार्बन फैमिली आती है, तो कार्बन आता है 6 नंबर पे, तो 2 + 4, उसके कार्बन के कितने हो गए, 4 हो गए। तो आप ऑप्शन में जाते ही सीधे क्या करोगे, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है, कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। लेकिन एसआई के भी 4 ही होते हैं, इसके 5 नहीं होते हैं, और क्लोरीन के 6 होते हैं। क्लोरीन के जो बाह्यतम कोश है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 नहीं 7, ठीक है। तो क्लोरीन कितने नंबर पर है, 17 नंबर पर है, देखो आप, तो इसके 7 होते हैं, तो इसके 4 4 7 आपने लिख दिया। अगर आपके माइंड में सेट है, तो सेट भी नहीं है तो आप याद कर सकते हो, वापस से उसको वो ट्रिक याद कर सकते हो कि भाई क्या थी, इधर से बोरॉन कार्बन आ गया, फिर उसके बाद नाइट्रोजन आ जाता है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन आ जाता है, फिर उसके बाद आपका नियोन आ जाता है। इस तरह से आप लोग इनको याद रख सकते हो। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद नियोन आ जाता है, इस तरह से आप लोग याद रख सकते हो। फिर नियोन के बाद जब आप इधर जाओगे तो आपका सोडियम आ जाता है, Na के बाद आपका मैग्नीशियम आ जाता है, ठीक है। तो चाहो तो आप वहां थोड़ा सा इसको बना के देख सकते हो और आपको पता लग जाएगा। तो जैसे ऑप्शन बी की मैं बात करूं, ऑप्शन बी की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन बी में क्या क्या लिखा हुआ है, बोरोन लिखा हुआ है। तो बोरोन में कितने होते हैं बाह्यतम कोश में, अभी अभी हमने देखा है बोरोन में 3 होते हैं बाह्यतम कोश में, क्योंकि बोरोन कहां पर होता है, 5वें नंबर पर होता है। ऐसी अगर मैं बात करूं कार्बन, तो इसमें बाह्यतम कोश में 4 होते हैं, नाइट्रोजन में बाह्यतम कोश में 5 होते हैं, तो 3 4 5 ये तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे 4 4 7 है, ये भी पॉसिबल नहीं है। सी ऑप्शन को अगर देखूं तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में अगर हम देखें तो बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि यहाँ पर 4 5 6 बोला है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन में 7 होते हैं, और सल्फर की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी 6 होते हैं। सल्फर और ऑक्सीजन में 6 होते हैं, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, और फ्लोरीन में 7 होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन आंसर होगा, क्योंकि आप देखते ही समझ जाओगे सिलिकॉन। अच्छा, सिलिकॉन आप याद करोगे भाई हमने पढ़ा था सिलिकॉन ऐसे ऐसे जाके फिर यहाँ पर सिलिकॉन आता है, तो ट्रिक मैंने आपको बताई रखी है, उससे बना के भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 20 25 30 तक तो आप याद ही रखो, शुरू के 20 तो आप रट लो अच्छी तरह, पहले नंबर पे क्या है, दूसरे पे क्या है, तीसरे पे, चौथे पे, तो 20 25 में से ही पूछा जाता है, आगे से क्वेश्चन नहीं बनता है। तो पहले 20 25 अगर आपको याद होंगे तो आपको जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और अगर नहीं याद है तो फिर आपको इसको बना के देख लेना है थोड़ा बहुत, ठीक है। बाप मांगे बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, इस तरह से आप बना बना के इनको फटाफट से इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इतना याद रखना तो संभव नहीं होता, पूरी आवर्त सारणी तो याद रख नहीं सकते, तो आप ट्रिक से याद रखोगे इसको जो मैंने बताई है।
सिलिकॉन के अगर ऑप्शन डी में देखें तो सिलिकॉन के कितने होते हैं, सिलिकॉन के 4 होते हैं, नाइट्रोजन के 5 होते हैं और सल्फर के 6 होते हैं। बाह्यतम कोश में 4, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आज आपको ये समझ में आया कि डी ऑप्शन कैसे आंसर होगा। इतनी नॉलेज अगर आपको होती तो इस क्वेश्चन को आप कर पाते। ठीक है, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा पहले 20 रट लें अच्छी तरह। पहले 20 में क्या क्या आएंगे, 1 नंबर पे हाइड्रोजन, 2 नंबर पे हीलियम, 3 नंबर पे लिथियम, 4 पे बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर उसके बाद नियोन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ठीक है, फिर पोटेशियम आ जाता है, फिर कैल्शियम आ जाता है, फिर डी ब्लॉक के तत्व आ जाते हैं बीच में, फिर आगे यहाँ पे गैलियम शुरू हो जाता है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ये सब शुरू हो जाते हैं। इस तरह से चलता जाता है। तो आप 20 तक याद रख लें और बाकी ट्रिक आपको मैंने समझाई थी किस तरह से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। इस लेवल की तैयारी हम लोग करने जा रहे हैं दोस्तों। इस लेवल की अगर आप तैयारी करोगे ना, तब जाके आपका जो है एग्जाम सफल होगा। क्योंकि देख लो क्वेश्चन कैसे बनकर आया, कहीं से भी बनकर आ गया। ऐसा नहीं कि आपने थोड़ा सा चैप्टर ये पढ़ लिया और आप पढ़ के चले गए और क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा जब तक कि आप पूरा कंप्लीट चैप्टर डिटेल में नहीं पढ़ लेते। जब तक आप कंप्लीट चैप्टर डिटेल में नहीं पढ़ लेते हो तब तक आपका वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपको ये बार बार कह रहा हूं कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चलें और कंप्लीट चैप्टर पढ़ें। क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन जाता है। क्वेश्चन चैप्टर का निचोड़ बनकर आता है, तो वो कहीं से भी बनकर आ जाता है। इसलिए आपको कंप्लीट चैप्टर पे फोकस करना है। अब ये जो क्वेश्चन था ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड आ गया था साइंस में। तो ऐसे क्वेश्चंस करंट अफेयर से रिलेटेड भी आपको करते हुए चलने हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कौन सा वर्ष जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया था, इसका आंसर है 2010। 2010 को जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आया था वो ये था, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व एक एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। अब एंटीऑक्सीडेंट कौन सा नहीं है, देखो ध्यान रखना दोस्तों, टोकोफेरोल ये जो लिखा हुआ है ये होता है विटामिन ई। और विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट कौन कौन से विटामिन होते हैं, तो आप लोग ध्यान रखना। एंटीऑक्सीडेंट की अगर हम बात करें, एंड मैं इधर लिख देता हूं नीचे, ऊपर आपको दिख रहा नहीं होगा। इसका टोकोफेरोल का जो है ये विटामिन ई होता है। और एंटीऑक्सीडेंट कौन कौन से होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट कौन कौन से विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई। विटामिन ई ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ए, सी और ई। ठीक है, ए का रासायनिक नाम भी आपको बता देता हूं, रेटिनोल होता है। ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनोल, जो कि कैरोटीन से बनता है, कैरोटीन। ठीक है, जबकि सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। और ई का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है टोकोफेरोल। ये तीनों ही एंटीऑक्सीडेंट हैं, टोकोफेरोल। तो अब आपको ऑप्शन देख के देखो, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। एक्चुअली ये क्वेश्चन मान्य नहीं था। क्यों नहीं था वो भी मैं आपको समझा देता हूं। क्योंकि कौन सा एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन नहीं है, एक तो सेलेनियम और एक कोलिकैल्सिफेरोल। ऑप्शन ए भी आंसर सही है इसका, डी भी सही है। क्योंकि बी तो इसमें क्या है, बी तो टोकोफेरोल है। और टोकोफेरोल क्या होता है, टोकोफेरोल तो विटामिन ई होता है, हमको पता है टोकोफेरोल विटामिन ई होता है। तो ये तो एंटीऑक्सीडेंट है। कैरोटीनोइड्स यहाँ पर जो लिखा हुआ है, आपको नाम से ही पता लग गया। कैरोटीनोइड जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये कैरोटीन से बन रहा है और कैरोटीन से विटामिन ए बनता है, कैरोटीन से। तो इसका मतलब कैरोटीन ही तो घटक होता है विटामिन ए का बनाने में। तो कैरोटीन से बन रहा है, तो ये भी क्या होगा, एंटीऑक्सीडेंट तो होगा, क्योंकि इसमें कैरोटीनोइड आ गया। ठीक है, विटामिन ए में होता क्या है, कैरोटीनोइड होता है ना। तो कैरोटीनोइड के कारण ही तो एंटीऑक्सीडेंट होता है विटामिन ए। तो कैरोटीन के कारण ही तो होता है। इसलिए आपको नाम अगर पता है, रासायनिक नाम, तो उससे भी आप समझ सकते हो भाई कैरोटीनोइड, कैरोटीन किस में आता है, विटामिन ए में। और विटामिन ए क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो ये भी एंटीऑक्सीडेंट है। और टोकोफेरोल भी एंटीऑक्सीडेंट है, क्योंकि ये विटामिन ई होता है। लेकिन सेलेनियम और कोलिकैल्सिफेरोल जो है एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। सेलेनियम की अगर मैं बात करूं, तो सेलेनियम जो है अर्धचालक होता है। सेलेनियम अर्धचालक होता है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स जो होते हैं उनके साथ काम करता है। ये विटामिन और एंजाइम्स के साथ काम करता है। विटामिन ई के साथ भी काम करता है, विटामिन ए के साथ भी काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ काम करता है। खुद एंटीऑक्सीडेंट नहीं होता है। ठीक है, उनका घटक होता है एंजाइम्स का ये। तो सेलेनियम एक एंटीऑक्सीडेंट नहीं है।
कोलिकैल्सिफेरॉल की अगर मैं बात करूं, कोलिकैल्सिफेरॉल तो ये विटामिन D3 होता है, विटामिन D3। कोलिकैल्सिफेरॉल कौन सा विटामिन होता है? विटामिन D3 होता है। विटामिन डी होता है कैल्सिफेरॉल, और कोलिकैल्सिफेरॉल होता है विटामिन D3। अर्गोकैल्सिफेरॉल होता है विटामिन D2। तो ये भी एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। तो इसमें दो दो ऑप्शन आंसर आ रहे हैं, सिलेनियम और कोलिकैल्सिफेरॉल, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। इस क्वेश्चन को क्या कर दिया गया? डिलीट कर दिया गया। डिलीट, स्टार मार्क कर दिया गया। स्टार, स्टार का मतलब डिलीट कर दिया गया। बात समझ में आई? तो ये भी मैंने आपको यहां पर बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का प्रतिलोम पिरामिड देखा जा सकता है? पारिस्थितिकी तंत्र आपको ढंग से पढ़ना होगा। पारिस्थितिकी तंत्र, जैव भार का प्रतिलोमित उल्टा पिरामिड कहां बनता है? वो बनता है तालाब में। ये भी मैं आपको बता देता हूं, जैव भार का उल्टा पिरामिड जो बनता है वो तालाब में बनता है। इस तरह का पिरामिड बनता है, तालाब या समुद्र में आप अगर जाओगे तो जैव भार का उल्टा पिरामिड बनता है। क्योंकि नीचे यहाँ पर जो होते हैं वो क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं, और उत्पादक कम मात्रा में होते हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पर उत्पादक होते हैं। और उपभोक्ता जो होते हैं ज्यादा होते हैं, इसलिए उपभोक्ता वाला भाग जो होता है वो चौड़ा होता है, उपभोक्ता ऊपर होते हैं, इसलिए उल्टा पिरामिड बनता है। जबकि बाकी के जो तीन है, रेगिस्तान, घास स्थल और वन, इनका सीधा पिरामिड बनता है। इनका सीधा पिरामिड बनता है, क्योंकि इनमें उत्पादक ज्यादा होते हैं और उपभोक्ता कम होते जाते हैं। ऊपर उपभोक्ता जो है इनके कम होते जाते हैं। तो इसकी भी नॉलेज आपको होगी तो ही आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। उल्टा पिरामिड कहां बनता है? तालाब में बनता है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इनको हमको डिटेल से पढ़ना है दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरण को। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन था। 15 फरवरी 2017 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से रिकॉर्ड 104 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रमोशन किया। प्रमोशन वाहक जिसे इस कार्य के लिए युक्त किया गया था वह कौन सा था? वह था PSLV C37। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया, PSLV C37। तो आपको ये सब चीजें भी पढ़नी पड़ेगी, अंतरिक्ष में क्या हो रहा है, उनसे संबंधित अभी रिसेंटली क्या किया है। तो ये करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, स्पेशली साइंस एंड टेक में। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं तो 4G तकनीक में G का मतलब क्या है? चाहे आप फर्स्ट 1G ले लो, 2G ले लो, 3G ले लो, 4G ले लो, 5G ले लो, ठीक है। तो इन सब में G का मतलब क्या होता है? जनरेशन होता है। G का मतलब क्या होता है? जनरेशन होता है। 4G तक नीलामी हो चुकी है, बैंडविड्थ दी जा चुकी है। अब 5G की नीलामी होनी बाकी है, अब होगी बस, ठीक है। तो 5G भी अब आने वाला है, सब जगह अवेलेबल होगा। सो डोंट वरी, अब स्पीड और भी ज्यादा होगी इंटरनेट कनेक्शन की। तो इसमें G होता है जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। ग्रेड, ग्लोबल, ग्रुप, ये कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो आंसर है इस क्वेश्चन का जनरेशन। ये भी आपको नॉलेज इसकी होगी तो आप इसको कर पाओगे। उनसे वन जीवोम की विशेषता 3-4 वृक्ष प्रजाति प्रति स्क्वायर किलोमीटर होती है। 3-4 वृक्ष प्रजातियां पाई जाए 1 स्क्वायर किलोमीटर में, तो वो होता है शीतोष्ण। वो होता है शीतोष्ण वृक्ष, मतलब वो जीवोम शीतोष्ण की होती है। शीतोष्ण को बोलते हैं टेम्परेट। ये ऐसा वन जीवोम होता है शीतोष्ण जिसमें 3-4 वृक्ष की प्रजातियां मिलती है 1 स्क्वायर किलोमीटर में। जबकि अगर मैं बात करूं उष्ण कटिबंध में 100 प्रजातियां तक मिल जाती है आपको। उष्ण कटिबंध जो होता है, ऐसे जीवोम जो होते हैं वन जीवोम, उसमें 100 प्रजातियां तक भी आपको मिल जाएंगी। जबकि बोरियल और टैगा में तो एक दुक्की एक प्रजाति आपको मिलेगी 1 स्क्वायर किलोमीटर में, 1 या 2 इस तरह से मिलती है बोरियल और टैगा में। शीतोष्ण की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आप लोगों के नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं, ये अमेरिका में, जो नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, नॉर्थ यूरोप और नॉर्थ एशिया जो है, वहां पर शीतोष्ण क्लाइमेट मिलता है। ये जीवोम वहां पर मिलते हैं, वहां पर इस तरह के वनस्पतियां मिलती है। जबकि उष्ण कटिबंधीय अपने भारत में बहुत मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय भूमध्य रेखा के पास वाली वनस्पति होती है, 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण में। तो ये जो एरिया आता है उष्ण कटिबंधीय वनस्पतियों का आता है। जबकि बोरियल और टैगा वनस्पति जो होती है वो ऊपर ध्रुवों की तरफ होती है, और ऊपर जब जाओगे आप तो ध्रुवों की तरफ पाई जाती है। इन सब के बारे में डिटेल नॉलेज हम लेंगे, ये सब चीजें हमको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा अमीनो अम्ल नियासिन में परिवर्तित हो जाता है? तो देखो इसका आंसर था ट्रिप्टोफैन। ये भी आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, क्वेश्चंस अच्छे पूछे गए हैं दोस्तों। केवल आपको ऊपर ऊपर की नॉलेज से आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, ऊपर ऊपर की नॉलेज काम नहीं आएगी, डीप नॉलेज चाहिए हर क्वेश्चन में। इस तरह के क्वेश्चन SI में पूछे गए हैं। तो ट्रिप्टोफैन जो है, ये एक्चुअली
नियासिन में परिवर्तित हो जाता है। अब नियासिन क्या होता है? नियासिन होता है विटामिन B3। विटामिन B3 को ही नियासिन या निकोटिनिक अम्ल भी कहते हैं। तो विटामिन B3 का ही नाम नियासिन या निकोटिनिक अम्ल होता है। तो ट्रिप्टोफैन जो होता है विटामिन B1 के साथ मिलकर और B3 का निर्माण करता है। तो हमारी बॉडी में ही B3 का निर्माण हो जाता है नियासिन का। ट्रिप्टोफैन B1 के साथ मिलकर इसका निर्माण करता है। तो ट्रिप्टोफैन क्या है? एक अमीनो अम्ल है। प्रोटीन के घटक होते हैं अमीनो अम्ल। ये सारे ऑप्शन ही क्या है? अमीनो अम्ल हैं, सब चारों के चारों। टायरोसिन ले लो, वेलिन ले लो, चाहे फिनाइल एलानिन ले लो, ये सब क्या है? अमीनो अम्ल के उदाहरण है। लेकिन इनमें से ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल ऐसा है जो नियासिन में परिवर्तित होता है B1 के साथ मिलकर। तो ये आपका आंसर था। इसमें हम बात करें तो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन आ गया था। भारत और रक्षा मंत्रालय हेतु लड़ाकू विमान राफेल के क्रय की प्रक्रिया कर रहा है। लड़ाकू विमान राफेल कहां से है? सबको पता है, फ्रांस से है। ये तो आप इजीली कर सकते हो, करंट अफेयर से क्वेश्चन था। राफेल विमान कहां से लिए? भारत ने फ्रांस से लिए। ठीक है। उपसर्ग नैनो किस शब्द से बना हुआ है? एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो उपसर्ग नैनो का मतलब होता है बोना। ये एक्चुअली यूनानी शब्द से लिया गया है। यूनानी शब्द जिसका मतलब होता है बोना। नैनो एक यूनानी शब्द होता है। ठीक है, ये सबको पता है। नैनो का मतलब बहुत छोटा सा कण होता है, बोना। यहां पर बोला है भारत के प्रधानमंत्री ने जनवरी 2018 में HPCL राजस्थान लिमिटेड के उद्घाटन राजस्थान के किस जिले में किया? तो ये फिर से राजस्थान से रिलेटेड साइंटिफिक क्वेश्चन आ गया, जो कि बाड़मेर इसका आंसर है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो ये आपको साथ साथ मैं बताता हुआ चलूंगा। वायुमंडल में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा लगभग कितनी है? तो वायुमंडल में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा 1% से कम है। आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कितनी है? 0.04% के आसपास है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा 78% नाइट्रोजन है और लगभग 21% ऑक्सीजन है। तो आपको सबको इनका जब ध्यान होगा तो आप ऐसे कर पाओगे क्वेश्चन। तो लेस देन 1 वाला यहाँ पर बन जाएगा। फिर बाकी अन्य गैसें आ जाती है थोड़ी थोड़ी मात्रा में। तो 1% से कम होती है कार्बन डाइऑक्साइड, यही इसका आंसर है। लंदन धूम कुहा किस वर्ष देखा गया? ये आप जो है जब आप ये पढ़ेंगे प्रदूषण पर्यावरण वगैरह, तो उसमें इन चीजों को डिस्कस किया जाता है। लंदन में एक बार धूम्र कुआ हुआ था। धूम्र कुआ वो 1952 में हुआ था। धूम्र कुआ मतलब धुएं और कोहरे का मिश्रण जो होता है वो होता है धूम्र कुआ। तो ये 1952 में एक ऐसी सिचुएशन आई थी जब धूम्र कुआ हुआ था, जिससे प्रदूषण फैला था बहुत जबरदस्त, और हजारों की संख्या में लंदन में लोग मारे गए थे। तो ये 1952 की बात है। ये प्रदूषण के वक्त हम डिस्कस करेंगे। त्रासदियां वगैरह, भोपाल गैस त्रासदी वगैरह, इस तरह की चीजें हम आपस में डिस्कस करेंगे जब इस तरह की चीजें पढ़ेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन भी देखो पूछ लिया गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया था N6 बहु असंतृप्तीय वसीय अम्ल का दूसरा नाम क्या है? तो N6 बहु असंतृप्त वसीय अम्ल का दूसरा नाम क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो N6 बहु असंतृप्त वसीय अम्ल का दूसरा नाम क्या है? अब देखो ये क्वेश्चन जो है इसको भी स्टार कर दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था। डिलीट क्यों कर दिया गया था? इसको डिलीट क्यों कर दिया गया था? क्योंकि इसमें जो है N6 बहु असंतृप्तीय वसीय अम्ल 3 है। लिनोलिक अम्ल भी N6 होता है, बहु असंतृप्त वसीय अम्ल होता है। लिनोलेनिक अम्ल भी होता है, एरेक्डोनिक अम्ल भी होता है। तीनों के तीनों ही N6 बहु असंतृप्त वसीय अम्ल है। अगर ये पूछता कि कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाता पामीटिक अम्ल। कौन सा नहीं है ये पूछा जाना चाहिए था इसमें। तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। एक्चुअली ये क्वेश्चन क्या हो गया था? डिलीट हो गया था। इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था, हटा दिया गया था। ठीक है। एक्चुअली आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, N6 बहु असंतृप्त वसीय अम्ल ये तीनों इसलिए हैं क्योंकि इनमें पहली बात तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, असंतृप्त वसीय अम्ल कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन कार्बन के बीच कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड। और संतृप्त वसीय अम्ल वो होते हैं जिनमें कार्बन के बीच कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं होता है, वो संतृप्त होते हैं। तो पामीटिक अम्ल जो है यहाँ पर संतृप्त अम्ल है, संतृप्त अम्ल। पामीटिक अम्ल जो क्या है? संतृप्त अम्ल। संतृप्त अम्ल हमारे घी, वनस्पति घी वगैरह में मिलते हैं, जो कि ज्यादा खाने नहीं चाहिए हमको। इनकी ज्यादा मात्रा नुकसानदायक होती है शरीर के लिए। जबकि लिनोलिक अम्ल, लिनोलेनिक अम्ल और एरेक्डोनिक अम्ल जो है ये आपके तेलों में मिलते हैं, और ये हमारे लिए एसेंशियल होते हैं। ये हमको खाना चाहिए ज्यादा मात्रा में। तो इस तरह के अम्लों की हमको जरूरत पड़ती है। खाद्य पदार्थों से हम ये अम्ल लेते हैं। तो ये जो अम्ल है इनके छठे कार्बन पर N6 का मतलब क्या है? N6 का मतलब है, इनका जब आप डायग्राम बनाओगे तो छठे कार्बन पर इन तीनों में ही एक डबल बॉन्ड पाया जाता है। इन तीनों में ही डबल बॉन्ड पाया जाता है। इस तरह से मतलब ये चलते हैं कार्बन, इस तरह से चलते हैं।
देखो, अगर ये पहला कार्बन ले लूं मैं, यहाँ पे पहला, यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर तीसरा कार्बन, यहाँ चौथा कार्बन, यहाँ पांचवा कार्बन, तो यहाँ पर छठा कार्बन आएगा, और यहाँ पर छठा कार्बन जो होगा उसके साथ डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड इस तरह से। तो छठे कार्बन की पोजीशन जो होती है उसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। किसमें? लिनोलिक अम्ल में भी, लिनोलेनिक अम्ल में भी, एरिकडोनिक अम्ल में भी, तीनों में ही छठे कार्बन पर डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं है, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, बात समझ में आई? तो इस तरह से आपको चीजें पढ़नी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन आपका आ गया, विद्युत की मात्रा की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? देखो, विद्युत की मात्रा है, विद्युत धारा नहीं है, विद्युत धारा नहीं है। एम्पियर जो होती है विद्युत धारा की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई होती है विद्युत धारा की। वोल्ट विभव की इकाई होती है। वोल्ट क्या होती है? विभव की इकाई होती है, या विभवांतर की इकाई होती है। ओम जो होती है वो प्रतिरोध की इकाई होती है, प्रतिरोध की इकाई होती है। तो ये तीनों तो आंसर नहीं है, आंसर इसका है कूलॉम्ब। कूलॉम्ब इसका आंसर है, क्योंकि विद्युत की मात्रा जो होती है वो होती है आवेश। विद्युत की मात्रा क्या होती है? आवेश, चार्ज। विद्युत की मात्रा को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में आप पढ़ सकते हो इसको चार्ज, ऊपर लिखा हुआ है चार्ज। विद्युत की मात्रा को चार्ज बोला जाता है, आवेश। तो आवेश की जो इकाई होती है, अंतरराष्ट्रीय इकाई, वो है कूलॉम्ब। कूलॉम्ब इसकी इकाई होती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर कंफ्यूजन ये हो जाता है, एम्पियर कर देते हैं, विद्युत की धारा समझ लेते हैं इसको, जबकि ये है आवेश। विद्युत की मात्रा क्या है? आवेश, चार्ज, इसकी इकाई है कूलॉम्ब। और मैं आपको ये भी बता दूं, एक इलेक्ट्रॉन आवेश जो होता है, एक आवेश में कितना होता है? एक विद्युत आवेश किसके बराबर होता है? एक विद्युत आवेश बराबर होता है, या इलेक्ट्रॉन आवेश भी इसको बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन आवेश। एक इलेक्ट्रॉन आवेश कितने कूलॉम्ब के बराबर होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 10 की घात -19 कूलॉम्ब के बराबर होता है। एक विद्युत आवेश में इतने कूलॉम्ब होते हैं, तो इसकी एक मात्रा होती है। और एक कूलॉम्ब की अगर मैं बात करूं, एक कूलॉम्ब की अगर मैं बात करूं तो वो भी मैं बता देता हूं। एक कूलॉम्ब में क्या होता है? एक कूलॉम्ब में 6.241 या 242 ले सकते हो, तो 6.242 लगभग इतना, इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक कूलॉम्ब में। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों से मैं डिस्कस करूंगा जब हम डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीज। इसका आंसर कूलॉम्ब है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक की बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब हम करने जा रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व। तो 10 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग से आए थे, ये क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। मैं थोड़ा सा पानी एक बार पी लूं। अब दोस्तों, साइंस का मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा किस तरह की आप लोगों को पढ़ाई करनी है, और किस तरह से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मैथ्स में आपको किस तरह से पढ़ाऊंगा और कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो, प्रतिशत से यहाँ पे पूछा गया है। एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट हैं, एक कैंडिडेट जो है उसको 39% वोट मिले और वो 19,800 वोटों से हार गया। टोटल कितने वोट गिरे? तो देखो, इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे करोगे? 2 उम्मीदवार थे, एक को 39% वोट मिले, तो हारे हुए को कितने मिले? हारा उसको मिले 39%, 39%। और जो जीता उसको कितने मिले होंगे? क्योंकि 2 ही उम्मीदवार है, तो आप 100 में से 39 को माइनस कर दो। 39% को माइनस कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा 61%। तो इसका मतलब जीते हुए उम्मीदवार को कितने मत मिले? 61% मिले। तो जीता हुआ उम्मीदवार कितने वोट से जीत गया? कितने वोट से जीत गया? ये जीत गया 22% वोट से जीत गया। 22% में 22% से जीत गया। और क्वेश्चन में कितने मतों से जीत गया? 19,800 मतों से, क्योंकि जो उम्मीदवार हारा है वो 19,800 मतों से हारा है। इसका मतलब 22% मतों से हारा है। हारने वाला जो उम्मीदवार है वो प्रतिशत में कितने से आ रहा है? 22% मतों से आ रहा है। और 22% की क्वेश्चन में वैल्यू कितनी दे रखी है? 19,800, क्योंकि वो 19,800 मतों से आ रहा है। तो 22% की वैल्यू है 19,800। तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 22 का भाग लगा दो, काट दो 22 से। 22 9 198, 1% की वैल्यू होगी 900। तो पूरे 100% की वैल्यू क्या होगी? 100% की वैल्यू क्या होगी? 100 से गुणा कर दो 900 को, 90,000। इसका मतलब टोटल जो 100% वोट हैं वो कितने हैं? 90,000। तो चुनाव में मतों की संख्या कितनी थी? 90,000। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आपने प्रतिशत को अगर ढंग से पढ़ रखा है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को करके आओगे।
दूसरा ये जो क्वेश्चन था आपका, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। इसमें आपको बताना था निक का कोड क्या होगा, निक का कोड। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप ये देख लिया करो कि क्या एक कोड लिखे हुए हैं वो क्रम से हैं, क्या क्रम से हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर देखो टी दिख रहा है मुझे, यहां पर भी टी दिख रहा है, यहाँ पे टी का कोड मेरे को 4 दिख रहा है और यहाँ पे टी का कोड 3 दिख रहा है। इसका मतलब क्रम से तो नहीं है। ये हमको यहां से समझ में आ गया। आप और भी चेक कर सकते हो, तो बाकियों को भी चेक कर सकते हो, क्रम से नहीं है। यहां से ये मेरे को समझ में आ गया। तो अगर क्रम से नहीं है तो फिर कॉमन ढूंढ ढूंढ के करना पड़ता है। तो कॉमन ढूंढ ढूंढ के करना है और मुझे निक का कोड बनाना है। निक के लिए एक कोड बनाना है। यहाँ पर निक का कोड क्या होगा, तो निक का कोड बनाने के लिए, इसको स्टार्ट करने के लिए एन आई के मेरे को चाहिए, किसका कोड, एन आई के, निक का कोड चाहिए। तो उसके लिए देखो, मैं सबसे बेस्ट तरीका है, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं टेस्ट, सबसे लास्ट में टेस्ट से। क्यों, क्योंकि टेस्ट में मुझे 2 टी नजर आ रहे हैं, 2 बार टी नजर आ रहा है। तो इसका मतलब इसका टी का कोड भी 2 बार होना चाहिए। यहाँ पर टी का कोड भी 2 बार होना चाहिए। तो 2 बार क्या है, यहाँ पर 2 है। इसका मतलब मुझे यहां से ये कंफर्म पता लग गया कि टी का कोड क्या है, 2, क्योंकि 2 ही 2 बार है यहाँ पर। तो टी को मैं काट देता हूँ, जो कोड निकलता जा रहा है वो काट देता हूँ। तो हर जगह मैंने टी को काट दिया। टी का कोड क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ से टी का कोड क्या हो गया, 2 हो गया। हर जगह मैंने टी को क्या किया, काट दिया। टी को काट दिया। तो अब इसमें अगर आप देखते हो, टेस्ट में टी कट गया तो अब बचा ई और एस, चौथे में ई और एस बचा है। ई को अगर आप देखते हो तो ई चौथे में भी है, तीसरे में भी है, दोनों में ई दिख रहा है मुझे। तो इसका मतलब इसका कोड भी कॉमन होगा दोनों में। तो ई को काट देता हूं मैं, ई का कोड पता लग जाएगा यहां से। ई का कोड क्या है, 6, क्योंकि 6 यहां पे भी है और यहां पे भी है। तो मुझे ये पता लग गया, ई का कोड क्या हो गया, 6 हो गया। ई का कोड क्या हो गया, 6। अब टेस्ट में टी का भी पता लग गया, ई का भी पता लग गया, बचा एस। तो एस का कोड जो बचा हुआ होगा वो हो जाएगा। तो एस का क्या बच गया, 1। तो एस का कोड हो गया 1। यहां से एस का कोड क्या हो गया, 1 हो गया। ये भी मेरे को पता लग गया। एस का कोड अगर 1 हो गया, अब मैं अगर ऊपर चलूं तो मुझे आई कॉमन दिख रहा है। दूसरे और तीसरे में आई, यहां पर मुझे कॉमन दिख रहा है आई। ठीक है, केवल आई कॉमन है यहाँ पे। तो कोड में क्या कॉमन दिख रहा है मुझे, यहाँ पे 8 कॉमन दिख रहा है। तो मुझे ये पता लग गया आई का कोड क्या हो गया, 8 हो गया। आई का कोड 8, आई का कोड 8 पता लग गया। अब इसमें केवल के बचा, तो कोड में क्या बचा, केवल 5 बचा कोड में। तो के का कोड क्या हो गया, 5 हो गया। तो निक में मेरे को के का कोड भी पता लग गया। के का कोड क्या हो गया, 5 हो गया। तो मुझे निक में के का 5 पता लग गया और आई का कितना पता लग गया, 8 पता लग गया। ये दोनों तो पता लग गए। लेकिन एन का कोड पता लग सकता है क्या, नहीं लग सकता। ठीक है, एन का कोड पता लग ही नहीं सकता, क्योंकि एन कहीं भी कॉमन नहीं है। एन और ए को अगर आप देखते हो दूसरे वर्ड में, यहाँ पे दूसरा वर्ड जो लिखा हुआ है ट्रेन, TRAIN, इसमें ए और एन लिखा हुआ है। तो ए और एन कहीं और दिए हुए ही नहीं है, केवल दूसरे वर्ड में है। तो अगर कोई अक्षर कहीं और है ही नहीं, तो उन दोनों अक्षर का कोड तो हम कंफर्म बता ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहां पर आपको ए और एन का कोड कभी भी मिल नहीं सकता है। इसलिए इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ए और एन का कोड पता नहीं लगेगा। मैं आपको थोड़ा और समझा देता हूं कैसे। देखो, ट्रेन में अगर आप देखते हो तो हमको आई तो कट चुका है, टी कट चुका है। आर को अगर मैं देखूं तो आर यहां पे भी है और ऊपर वाले स्ट्रोक में भी है। तो आर को अगर काट दूं तो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है मुझे, पहले और दूसरे में क्या लेटर, क्या अंक कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है। तो इसका मतलब आर का कोड क्या हो गया, 3 हो गया। ये मुझे पता लग गया। अब ट्रेन में बचा ए और एन, ए और एन बच गए, और इधर कोड में क्या क्या बच गए, 7 और 9 बच गए। तो 7 और 9 बच गए, तो ए और एन का जो कोड है 7 और 9 में से कोई होगा। लेकिन ये क्रम से तो है नहीं, हमको पता है। तो कोई सा भी किसी का भी हो सकता है। ए का 7 हो सकता है, एन का 7 हो सकता है, ए का 9 हो सकता है, एन का 9 हो सकता है। तो हम यहाँ पे कंफर्म नहीं बता सकते ए और एन के कोड क्या होंगे, क्योंकि ये कहीं और भी नहीं दिए हुए। हम कॉमन भी नहीं ढूंढ सकते, ए और एन कहीं और है भी नहीं, तो हम बता ही नहीं सकते। इसलिए एन का कोड पता ही नहीं लग सकता। 7 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। इसलिए आंसर इसका होगा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। अगर इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट करना चाहते तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। निक में एन दिया हुआ है और एन केवल एक जगह, ट्रेन में एन एक जगह है और ए भी एक ही जगह है। इन दोनों का कोड पता नहीं लग सकता, ये आपको सीधा ही पता लग रहा है ट्रेन से। तो अगर आप डायरेक्ट इसको ऐसे करना चाहते हो तो पहले ऐसे देख लिया करो कि भाई इसमें से किसी का कोड पता भी लग सकता है कि नहीं लग सकता। तो आपको डायरेक्ट ही एन के बारे में पता लग जाएगा कि एन और ए 2 ऐसे अक्षर हैं जिनका कोड हमको पता नहीं लग सकता दूसरे में। तो इसका मतलब इसका तो कैन नॉट बी डिटरमिन्ड होगा, बाकी चीजों की चेक करने की जरूरत ही नहीं है। पर मैंने आपको पूरा समझाया है ताकि आपको ये समझ में आए। इस तरह से हम पढ़ेंगे, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक धन चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 4850 रुपए बढ़ता है तथा 3 वर्ष में 5335 रुपए हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? देखो 3 वर्ष में तो हो रहा है कितना, ये 5335 रुपए, और 2 वर्ष में ये कितना हो रहा है 4850। 2 वर्ष में ये कितना हो रहा है, इसको लिख देता हूं, वापस इरेज कर देता हूं। 2 वर्ष में हो रहा है 4850 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो 2 से 3 वर्ष में बढ़ क्यों गया? हमको पता है चक्रवृद्धि ब्याज जुड़ता है इसलिए बढ़ जाता है धन। तो ब्याज कितना जुड़ गया, दोनों का अंतर ले लेंगे हम। तो 1 वर्ष में कितना ब्याज जुड़ा, 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा यहां से आपका। 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, जब आप अंतर लोगे तो यह आपको अंतर दिख रहा है 485 रुपए का। इन दोनों का अंतर कितना आपको दिख रहा है, 485 रुपए का अंतर दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्याज कितना लग गया, 1 वर्ष का 485 रुपए का ब्याज लग गया। भैया ये ब्याज जो लगता है पिछले वर्ष के धन पर लगता है। 2 वर्ष में 4850 हो गया था, तो 4850 पे ही ये 485 का ब्याज लगा है। 485 का ब्याज किस पर लगा है, 4850 पर। तो ब्याज की जो दर है वो कितनी होगी, 485 बटा 4850 गुणा 100। 485 से 4850 10 बार कट जाएगा, और 10 से 100 10 बार कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 10%। तो ब्याज की दर कितनी हो गई, 10%। चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज से इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो था, इसमें आपको त्रिभुज और आयतों की संख्या में अंतर बताना है। त्रिभुज और आयतों की संख्या में, तो ये ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा कि कैसे त्रिभुजों की संख्या निकाली जाती है, कैसे आयतों की संख्या निकाली जाती है, कैसे आयतों की संख्या निकाली जाती है। भैया मैं अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करूं, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, बाकी हम डिटेल में बाद में करेंगे। देखो इस तरह की आकृति जब आती है, इस तरह की आकृति जब आती है, इस तरह की आकृति, तो उसमें टोटल 8 त्रिभुज होते हैं। 8 त्रिभुज, 8 त्रिभुज होते हैं। इस तरह की आकृति में टोटल 8 त्रिभुज होते हैं। 8 त्रिभुज। अब 8 त्रिभुज कौन से हो गए, अगर मैं इनको थोड़ा सा नाम वगैरह दे देता हूं तो आप लोग समझ जाएंगे। जैसे ए बी सी डी और ई नाम दे दिया मैंने इनको। तो 8 त्रिभुज कौन कौन से हो गए भैया यहाँ, तो मैं आपको बताता हूँ 8 कौन कौन से त्रिभुज हैं। पहला जो त्रिभुज है, पहला त्रिभुज आपको दिख रहा होगा ए डी ई, मैं लिखता हुआ जाता हूँ यहाँ पर, ए डी ई। दूसरा त्रिभुज है ए बी ई। तीसरा त्रिभुज है बी सी ई, या आप पहले ये ले लो ए बी डी, इधर वाला ए बी डी ले लो, पूरा बड़ा वाला ए बी डी, ए डी ई, ए बी ई और ए बी डी पूरा बड़ा, दोनों को मिलाकर। फिर आप इधर से ले लो बी सी ई, फिर आप ले लो सी ई डी, सी ई डी, फिर दोनों को मिला के बी सी डी ले लो, बी सी डी। ये वाला त्रिभुज ले लिया। अब 2 त्रिभुज और बच रहे हैं, बड़े वाले त्रिभुज। एक तो ए सी डी बच रहा है, ए डी सी बच रहा है, और एक कौन सा वाला त्रिभुज बच रहा है, बी सी डी। बी सी डी तो हमने ले लिया था। एक ए बी सी बच रहा है, ए बी सी, एक एबीसी बच रहा है। आमने सामने की ये 2 त्रिभुज हमने पहले छोड़ दिए थे, एडीसी और एबीसी। ये 2 त्रिभुज और बच रहे हैं। तो इस तरह से टोटल 8 त्रिभुज होते हैं। तो हम बहुत सारी ट्रिक्स वगैरह और इनके सबके बारे में पढ़ेंगे, इन सबको देखेंगे। तो अभी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज हैं, इसके अंदर 8 है त्रिभुज। इस आकृति के अंदर भी कितने त्रिभुज है, 8। तो त्रिभुज कितने हो गए, त्रिभुजों की संख्या जब आप निकालोगे तो 8 + 8 16, प्लस 2 त्रिभुज दोनों को मिला के बन रहे हैं। दोनों आकृतियों को अगर आप मिलाओगे तो एक देखो आपको ये वाला दिख रहा होगा, ये बड़ा त्रिभुज दोनों में जो कट रहा है, दोनों को काट रहा है, और एक त्रिभुज और दोनों को काटते हुए ये बीच में से जा रहा है, ये त्रिभुज। तो 2 त्रिभुज ये हो रहे हैं इनमें। तो 8 + 8 16 और 2 18, टोटल 18 त्रिभुज तो ये हो गए। इसके अलावा 4 त्रिभुज आपके बाहर की तरफ है, ये आप लोग देख सकते हो। तो 18 और 4 टोटल 22 त्रिभुज हो गए। टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 22। 22 तो आपके त्रिभुज हो गए इस आकृति में। और आपके जो है आयत कितने हैं, आयत कितने होंगे वो मैं आपको बता देता हूं। देखो जब भी इस तरह की कोई आकृति आए, जब भी इस तरह की कोई भी आकृति आए आपकी, इस तरह की कोई आकृति आए, इसमें पूछ ले आपसे आयत कितने हैं, तो इसमें टोटल देखो, अगर मैं इनके नंबर दूं, मैं इसको थोड़ा सा वापस से बना देता हूं। देखिए वापस देखिएगा,
आप ये ध्यान रखो, इस तरह की कोई भी आकृति कभी भी पूछ ले आपसे, इस तरह की आकृति पूछ ले, ठीक है, और यहां पर आपको एक यहां दिया है, एक यहां दिया है, इस तरह की आकृति, इस तरह की आकृति में टोटल 6 आयत होते हैं। 6 आयत कौन कौन से, अगर मैं इनको नंबर दूं 1, इसको नंबर दूं 2, 3, 3 तो छोटे आयत हो गए, एक ये वाला हो गया बड़ा, दो को मिला के, दो आयतों को मिला के 4, एक पांचवा इन दोनों को मिला के हो गया, दूसरे और तीसरे को मिला के ये 5 हो गए, और एक पूरा पहले दूसरे और तीसरे को मिला के छठा हो गया। तो 6 आपके यहाँ पर आयत बन रहे हैं, 6 आयत। इसी में अगर एक और इस तरह से आयत बना दिया जाए, एक आकृति और बना दी जाए इसी के अंदर, तो इसके अंदर भी कितने आयत होंगे, 6, 6 और 6 12, लेकिन 12 में हमने 2 को 2 बार जोड़ा है। यहाँ पर दो, जो 2 नंबर का आयत है वो इधर भी जोड़ा है और इसमें भी जोड़ा है, तो 6 और 6 12 हो गए थे। तो आयत निकालने के लिए आप क्या करोगे, 6 + 6 12 - 1 11, तो ये हो गए आपके 11 आयत, तो ये हो गए। 11 के अलावा अगर आप आयत देखते हो और कौन से आयत है, इन दो इस फिगर में तो 11 आयत हो गए। इसके अलावा जो आयत है आपके, ये वाले आयत भी तो आपके सामने है, देखो। तो यहां पर ये वाला जो फिगर लिया हमने, ये वाला फिगर लिया और ये वाला लिया, इसमें टोटल मिलाकर 6 और 6 12, 12 में से बीच वाला एक कॉमन माइनस कर दिया, तो 11 आयत तो ये हो गए। और इसके अलावा ये वाला आयत है 12, ये 13 और एक पूरा 14, एक पूरा आयत है पूरा 14, तो 11 + 3 टोटल कितने आयत हैं, 14 आयत हैं, 14 आयत। तो यहाँ पर टोटल जो डिफरेंस आएगा त्रिभुज और आयतों की संख्या का, वो आएगा 22 - 14, कितने का अंतर आएगा, 8 का अंतर आएगा। आंसर क्या होगा इसका, 8, 8 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो आप लोग बहुत जल्दी करेंगे अगर एक बार आप लोगों ने ये सारी ट्रिक समझी हुई है कि इसमें इतने होते हैं, इस तरह के इतने होते हैं, इसमें जो ट्रिक्स आपको सिखानी पड़ेगी, तब जाके आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। 8 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ए और बी बहनें हैं, आर एस भाई है, ए की बेटी आर की बहन है। देखो अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ए और बी बहनें हैं, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो पुरुष के लिए प्लस यूज कर लिया करो, महिलाओं के लिए माइनस यूज कर लिया करो। तो ए के लिए माइनस और बी के लिए भी माइनस, बी के लिए भी माइनस यूज कर लिया मैंने। दोनों बहनें हैं, ए और बी दोनों बहनें हैं, आर और एस भाई हैं दोनों, ए की बेटी आर की बहन है, इसका मतलब ए की जो बेटी होगी यहाँ पर कोई भी, वो आर की बहन है, और इसका मतलब आर भी ए का क्या हो गया, बेटा हो गया, क्योंकि आर और एस दोनों भाई हैं, तो आर और एस दोनों क्या हो गए, ए के बेटे हो गए। प्लस लगा देता हूं इनके साथ, प्लस का मतलब पुरुष, मेल। तो आर और एस दोनों भाई हैं, तो इनके साथ प्लस लगा दिया और दोनों ए के बेटे हो गए, क्योंकि ए की बेटी आर की बहन है, इसका मतलब आर उसका भाई है, तो आर एस और ये ए की बेटी, 3 बच्चे हैं ए के, और बी ए की बहन है, बी ए की बहन है, यहां पर ये लिखी हुई है। तो बी का एस के साथ क्या संबंध है, बी एस की क्या लगेगी, मौसी लगेगी, क्योंकि एस की मम्मी ए हो गई और मम्मी की बहन बी है, तो मम्मी की बहन क्या होती है, मौसी होती है। तो आंसर क्या हो गया इसका, मौसी हो गया। मम्मी की बहन क्या होती है, मौसी, तो इसका आंसर क्या हो गया, मौसी आ गया, यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन ये जो था आपका, मिश्र धातुओं से क्वेश्चन पूछा गया था। देखो ये आपका अनुपात समानुपात टॉपिक दे रखा है, लेकिन उसमें मिश्रण भी कवर होगा अनुपात समानुपात में, और एज वाले क्वेश्चन भी कवर होंगे, आयु वाले क्वेश्चन भी कवर होंगे। तो अनुपात समानुपात में ही ये टॉपिक हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना था, आप लोग ध्यान से देखिएगा किस तरह से मैं कर रहा हूँ। तांबे और टिन का अनुपात 2 मिश्र धातुओं में कितना कितना दे रखा है, 2 मिश्र धातुओं में तांबे और टिन का अनुपात 3:4 दे रखा है, और 1:6 दे रखा है 2 मिश्र धातुओं में, ठीक है। यहां से आपने निकाला कितना, 7, यहां से निकाला कितना, 21 किलो, 7 और 21 किलो आपने निकाला, और एक नई मिश्र धातु बनाई। तो नई मिश्र धातु में तांबे और टिन का अनुपात क्या होगा, तांबे और टिन का अनुपात नई मिश्र धातु में क्या होगा, यह आपको बताना है। तो देखो आप सीधी सी बात है यार, 7 जब यहां से निकाल रहे हो, उसमें ये तांबा है, तांबा कितना आएगा, 3:4 के अनुपात में है, यहाँ 3:4 के अनुपात में है, तो तांबा 7 में कितना होगा, 3/7 × 7, इतना तांबा आएगा यहाँ से। प्लस यहां से तांबा कितना आएगा, यहाँ पे तांबा ये है और ये है टिन, तो यहां से तांबा कितना आएगा, 1:6 का अनुपात है, तो 1/7 गुणा निकाल कितना रहे हो, 21 में से 1/7 तांबा आएगा, तो 7 × 21, और यहाँ पे 7 से 7 कट गया, 3 बचा, 3 और 3 6, तो तांबा कितना निकल कर आया, टोटल 6, दोनों से टोटल कितना तांबा निकल कर आया, 6।
दोनों से टोटल तांबा आ गया 6। अब दोनों से टोटल टिन भी देख लेते हैं। तो पहले से टिन कितना आएगा, 4 ही आएगा, क्योंकि 3:4 का अनुपात है, तो 4/7 निकल कर आएगा टिन। तो आप 7 निकाल रहे हो तो उसका 4/7 बाहर निकलेगा। प्लस दूसरे में अगर मैं देखूं यहां पर, तो टिन कितना निकलेगा, 6/7 भाग निकलेगा, 6/7। और यहां से आप 21 किलो निकाल रहे हो, तो 7 तिया 21, 6 तिया 18, तो 18 और यहां से 4, 18 और 4 22। टोटल कितना टिन बाहर आ गया, 22। तो जब आपने इनको मिक्स किया तो उसमें 6 तो तांबा होगा और 22 टिन होगा। तो दोनों का अनुपात कितना होगा, 2 तिया 6 और 2 से ये कट गया 11 बार। इसका मतलब 3:11 होगा। आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 3:11 टिन, तांबे और टिन का अनुपात हो जाएगा आपका। तो इस तरह की चीजें हम करने वाले हैं दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे गए। मिश्रण बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको करवाने वाला हूं। आगे जो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये जो था, ये आपके सामने कार्यवाही का क्वेश्चन था। क्या कार्यवाही उचित होगी? देखो, कार्यवाही के क्वेश्चन जो आते हैं, वो कार्यवाही के क्वेश्चन जो आते हैं उसमें आपको वही कार्यवाही उचित मानी जाती है, वही कार्यवाही तर्कपूर्ण मानी जाती है जिससे कुछ सॉल्यूशन निकले और त्वरित मतलब इलाज हो, त्वरित सॉल्यूशन, क्विक सॉल्यूशन निकल कर आए, त्वरित हल निकल कर आए। ऐसी कार्यवाही को ही उचित माना जाता है, तर्कपूर्ण माना जाता है। तुरंत मतलब उसका कुछ ना कुछ इलाज हो। तो यहां पर मैं अगर बात करूं, यहां पर कथन बोला है, मानसून के समय में मलेरिया रोगियों की संख्या में काफी वृद्धि होती है। तो मानसून के समय में मलेरिया के रोगियों में काफी वृद्धि होती है। तो अब इसमें पहला है, विधानसभा में यह प्रश्न उठाना चाहिए। दूसरा है, जनता द्वारा इसकी रोकथाम के लिए किए जा सकने उपायों की सरकार द्वारा पर्याप्त सूचना प्रसारित की जानी चाहिए। मानसून के समय में सभी अस्पतालों को मलेरिया रोगियों के उपचार हेतु सही प्रकार से सज्जित किया जाना चाहिए। इसमें से कौन सी कार्यवाही सही होगी? देखो, पहली कार्यवाही को हम यहाँ नहीं ले सकते, क्योंकि विधानसभा में ये प्रश्न उठाना चाहिए, ये एक लंबी प्रक्रिया होगी। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये, विधानसभा कब लगेगी हमको पता ही नहीं, अभी सेशन में है कि नहीं है, कब विधानसभा शुरू होगी, कब ये प्रश्न उठेगा। तो ये कार्यवाही तो तर्कपूर्ण नहीं है, इसको तो हम गलत मानेंगे, क्योंकि इससे तुरंत इलाज नहीं मिलने वाला है। दूसरा और तीसरी कार्यवाही बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे तुरंत इसका इलाज मिलेगा। जनता को पर्याप्त सूचना मिलनी चाहिए सरकार के द्वारा कि क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं रोकथाम के लिए। और मानसून के समय सभी अस्पतालों को मलेरिया के लिए सही प्रकार से सज्जित किया जाना भी बहुत अनिवार्य है। इन दोनों से तुरंत त्वरित जो है इलाज मिलेगा लोगों को, इसलिए दोनों ही कार्यवाही उचित मानी जाती है। इस तरह की कार्यवाही को ही तर्कपूर्ण माना जाता है, जिससे हमारा सॉल्यूशन तुरंत निकल कर आए। तो आंसर इसका होगा 2 और 3। 2 और 3 केवल कौन सी कार्रवाई होगी, कौन सी कार्यवाही की जानी चाहिए, सब कुछ सत्य मानते हुए निर्णय करना है कि कौन सी। तो इसमें ऑप्शन जो है वो गलत छप गया। कौन सी कार्यवाही की जानी चाहिए, कि इसको केवल 2 और 3 कर लीजिए आप, केवल 2 और 3, ये आएगा केवल 2 और 3। डी ऑप्शन मैंने कर दिया, क्योंकि सी ऑप्शन बोल रहे हैं ना तो 2 न 3, ये तो गलत है। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, कथन में दिया गया सब कुछ सत्य मानते हुए निर्णय करना चाहिए कि सुझाई गई 3 में से तर्कपूर्ण रूप से कौन सी कार्यवाही की जानी चाहिए। तो 2 और 3 की जानी चाहिए, 2 और 3 की जानी चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन को मैंने 2 कर दिया है, 2 और 3 कर दिया है। थर्ड ऑप्शन को मैंने 2 और 3 की जानी चाहिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हमको पढ़ने हैं। हाँ, आपका ये पाई चार्ट का क्वेश्चन आ गया। पाई चार्ट का जो क्वेश्चन था, इसमें आपसे ये पूछा था कि आपको इसका अध्ययन करके बताना है कॉर्पोरेट्स तथा केंद्र सरकार से एकत्रित राशि का लगभग अनुपात क्या है। तो देखो, पाई चार्ट आपको नॉलेज होनी पड़ेगी। डीआई का क्वेश्चन था, डीआई से रिलेटेड क्वेश्चन था। पाई चार्ट पढ़े अगर हम, तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है। 11% कॉर्पोरेट है, 33% स्टेट गवर्नमेंट्स है, 16% एनआरआई है, 4% गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, 2% जनरल पब्लिक है, और बाकी का सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार। तो हम ऐसा करते हैं, ये कॉर्पोरेट्स हैं 11%, तो हम इन सबको जोड़ते हैं। पहले देखो, पाई चार्ट का टोटल कितना होता है, 100% होता है या 360 डिग्री होता है, तो परसेंट में टोटल होता है 100%। तो अगर मैं इन सबको जोड़ूं, कॉर्पोरेट 11, सबको अगर मैं यहाँ पे जोड़ूं, 11%, 33%, 16%, 4%, 2%, तो ये कितना हो रहा है, 44 और 16 60, 64 और 2 66% हो रहा है। ये टोटल 66% हो रहा है, इन सबका मिला के 66%। 66% को अगर मैं 100 में से माइनस कर दूं,
100 में से अगर मैं 66% को मैं माइनस कर दूं तो क्या मेरा बचा हुआ केंद्र सरकार का प्रतिशत आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा, 34% बच गया। तो ये केंद्र सरकार का प्रतिशत आ गया 34%। तो इसका मतलब केंद्र सरकार का प्रतिशत कितना है पाई चार्ट में? 34%। तो केंद्र सरकार से एकत्रित राशि है 34%। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कॉर्पोरेट्स 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 और केंद्र सरकार, कॉर्पोरेट्स और केंद्र सरकार मैंने यहां पे लिखा। तो इनका प्रतिशत कितना कितना आया? सेम पाई चार्ट में कॉर्पोरेट्स का तो कितना है 1:4, सॉरी, कॉर्पोरेट्स का तो कितना प्रतिशत है? 11% है, और केंद्र सरकार का लगभग कितना है? 34% आया। तो ये लगभग कितने के बराबर होगा इनका अनुपात? तो इनका अनुपात जब आप निकालोगे तो 11 या 33, ये लगभग 3 बार कट जाता है। ठीक है, 3 से बस थोड़ा सा ही ज्यादा होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1:3। इन दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा? 1:3 हो जाएगा, क्योंकि 11 या 33 लगभग 3 बार कट गया, तो लगभग ही बताना है। तो लगभग बताना है तो कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, तो आंसर हो ही नहीं सकता। लगभग 1:3 के बराबर हो गया 11 या 33, तो यही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका आपके सामने, इसमें आपसे पूछा था कि अगला नंबर क्या आएगा, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। तो यहां पर जो नेक्स्ट नंबर आएगा, ये बहुत ही अच्छी सीरीज है दोस्तों, ये बढ़िया सीरीज है और मैं इसको हमेशा करवाता हूं, हर जगह करवाता हूं। 15, 35, 77, 143 कई जगह पूछी भी गई है। इस सीरीज का जो पैटर्न था, एक्चुअली आपको वैसे डिफरेंस वगैरह से तो ये कुछ समझ में आएगी नहीं। इसमें एक्चुअली क्या किया गया था कि 15 को कैसे बना सकते हो आप? 3 पंजे 15। इस 35 को आप कैसे तोड़ सकते हो? 5 गुणा 7, 5 ते 35। 77 को आप क्या लिख सकते हो? 7 गुणा 11 लिख सकते हो। और 143 को आप क्या लिख सकते हो? 11 गुणा 13 लिख सकते हो। तो एक्चुअली ये अभाज्य संख्याओं को गुणा करके लिखा गया है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल है। ठीक है, विषम संख्याएं मत ले लेना, अभाज्य संख्याएं, क्योंकि 3 के बाद 5, फिर 5 7, फिर 7 के बाद 11 आ रही है, क्योंकि 9 नहीं आ रही है यहाँ पे, अभाज्य संख्याएं ली जा रही है। 11 के बाद फिर 13 ली गई है, तो लगातार 2 अभाज्य संख्याओं को गुणा किया जा रहा है एक्चुअली। तो इसका मतलब पहले 3 5 आया, फिर 5 को ही आगे ले लिया तो 5 7 हो गया, फिर 7 को ही आगे ले लिया तो 7 11 हो गया, फिर 11 को ही आगे ले लिया तो 11 13 हो गया। तो अब 13 को ही आगे ले लेंगे, तो 13 के बाद अगली अभाज्य संख्या आती है 17। तो 13 गुणा 17 का गुणनफल आता है 221। ये आपका आंसर आ जाएगा, अगली संख्या होगी 221, क्योंकि 13 और 17 का गुणनफल क्या आता है? 221। यही इसका आंसर आ जाएगा। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है आपका ये है, यहाँ एक कथन के पश्चात 2 तर्क दिए हुए हैं, आपको निर्णय करना है कौन सा तर्क मजबूत है, कौन सा कमजोर तर्क है। तो कथन क्या दिया हुआ है? क्या विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनावों पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए? क्या विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनावों पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए? हाँ, यह विश्वविद्यालयों में अकादमिक वातावरण तैयार करने में सहायक होगा। नहीं, भविष्य में कोई राजनेता नहीं मिल पाएगा। भैया, जब इस तरह के आ जाते हैं ना, कथन हमको ये दिया है, क्या विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनावों पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए, तो ये दूसरा तो आपका बिल्कुल सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्या हमें भविष्य में कोई राजनेता नहीं मिलेगा? क्या सारे राजनेता वहीं से मिल रहे हैं हमको? ये तो बिल्कुल गलत बात है। इस तरह के जब भी कोई वर्ड आते हैं ना, कोई, ये यहां पर आ गया कोई नहीं, कोई नहीं, सभी, केवल, इस तरह के जो वर्ड आते हैं, इस तरह के वर्ड जब आते हैं तो आप लोगों को बड़े ध्यान से सोल्व करना चाहिए कि ये कोई जो है, कोई वर्ड इसको गलत बना रहा है कि हमें भविष्य में राजनेता नहीं मिलेंगे, कोई राजनेता नहीं मिलेंगे। अगर ये कहता कि हमें कुछ राजनेता नहीं मिलेंगे तो हम फिर भी सोच सकते थे इसके बारे में, तो हम इसको सही मान लेते कि हाँ, कुछ राजनेता कम हो जाएंगे, ये तर्कपूर्ण मानते। लेकिन यहाँ तो ये बोल रहा है कोई राजनेता नहीं मिलेगा, क्या सभी राजनेता वहीं से थोड़ी आ रहे हैं? तो ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई। ऐसे पहला वाला बोल रहा है यह, हाँ, यह विश्वविद्यालयों में अकादमिक वातावरण तैयार करने में सहायक होगा, बिल्कुल सही बात है भैया। छात्र संघ चुनाव होते हैं तो उससे बहुत डिस्टरबेंस होता है, पढ़ाई का माहौल जो है डिस्टर्ब होता है, लड़ाई दंगे होते हैं, कई तरह से जो माहौल खराब होता है। तो ये तर्क मजबूत है कि इससे अगर अकादमिक माहौल तैयार होगा तो ये तर्क सही है बिल्कुल। तो इसका आंसर फर्स्ट होगा। तो केवल तर्क एक मजबूत है, दूसरा तर्क मजबूत नहीं है। तो आंसर इसका हो गया एक, तर्क एक।
दोस्तों आज की जो क्लास थी समाप्त हुई। आज मैंने आपके साथ साइंस मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चंस और सिलेबस डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपका काम है मेरे साथ जुड़ना डेली। अगर आपको बढ़िया से बढ़िया तैयारी करनी है, इसी तरह से मैं आपको एक एक टॉपिक डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, तो आप लोग कमर कस लीजिए और मेरे साथ तैयार हो जाइए डेली जुड़ने के लिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को, मित्रों को लेकर आइए, जुड़िए मेरे साथ, क्योंकि मैं आप लोगों की पूरी मदद करने वाला हूं। मैं पूरे मन से धीर गंभीर तरीके से आप लोगों के साथ, जज्बे के साथ काम करने वाला हूं दोस्तों। ठीक है। सो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पूरा सेशन अच्छा पसंद आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच। मेरा कोड आपको मैं बता दूं, साकेत01 मेरा कोड है। साकेत01 मेरा कोड है। इस कोड को अगर आप लगाएंगे तो आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा अनअकैडमी का। अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उस पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप लोग मेरा कोड जरूर याद रखिएगा, इसको लगा दीजिएगा। साकेत01 इज माई कोड। ये इधर मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, साकेत01 कैपिटल में, ऐसे KET01। इस कोड को लगाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों के साथ अच्छा लगा। अगले सेशंस में मिलते हैं। अब मैं डेली, मेरी क्लासेस का टाइमिंग रहेगा 9 बजे सुबह और 10:30 बजे। 9 बजे साइंस, 10:30 बजे मैथ्स। तो मैथ्स रीजनिंग ये चलेगी। तो आप इन सारी क्लासेस को अटेंड कीजिए और जुड़िए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। थैंक यू।